पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 और इसमें विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय 6 है बच्चों जंतुओं में जन्म। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों और ये नए सिलेबस के अनुसार है बच्चों। कक्षा 8 विज्ञान विषय अध्याय 6 जंतुओं में जन्म। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपकी तैयारी के लिए है बच्चों। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। यानी जो जीवित वस्तुएं हैं, जो जीवित जीव जंतु हैं इस धरती पे, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, तो वो जनन क्यों करते हैं। तो जनन क्या होता है असल में बच्चों? जनन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव नए अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं बच्चों। तो जनन क्यों जरूरी है, इसका आंसर है बच्चों, इस ग्रह पृथ्वी पर जनन एक महत्वपूर्ण घटना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन और प्रजातियों के अस्तित्व और निरंतरता के लिए आवश्यक है। यानी इस धरती पर, ग्रह पर, पृथ्वी के ऊपर जनन जो है एक महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ज़रूरी घटना है जनन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन और प्रजातियों, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन आगे चलता है और प्रत्येक जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं वो अस्तित्व में रहती हैं बच्चों और उनमें निरंतरता आती है, इसलिए जनन जरूरी है। ठीक है, तो इस धरती पर सभी जातियों की प्रजातियों की निरंतरता के लिए जनन जरूरी है। इस धरती पर वही प्रजाति, वही जीव जंतु रहेंगे जो जनन करेंगे और अपने जैसे जीव जंतुओं को आगे जन्म देते हैं। अगर जनन ना करें तो जीव जंतु जो मर जाते हैं, अब जिनके बच्चे नहीं होते तो वो जब मर जाएंगे तो उनके बाद कोई भी नहीं रहेगा, तो वो प्रजाति है जो वो वहीं ख़त्म हो जाती है बच्चों। फिर है मानव में, दूसरा प्रश्न है मानव में निषेचन की प्रक्रिया समझाइए। यानी मानव में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझाना है बच्चों। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु संपर्क में आते हैं। यानी जो शुक्राणु होते हैं वो मादा से यानी आदमी से मिलते हैं, मेल्स में होते हैं शुक्राणु, और जो अंडाणु या अंडे होते हैं वो मादा में होते हैं बच्चों या फीमेल में होते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संपर्क में आते हैं तो शुक्राणुओं में से एक अंडे के साथ मिल जाता है। शुक्राणु और अंडे के केंद्रक मिलकर एक केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक निषेचित अंडे का निर्माण होता है। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे बच्चों तो एक निषेचित अंडा बन जाता है पूरा, तो ये युग्मनज कहलाता है। यानी जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलके एक कोशिका बना देते हैं, एकल कोशिका बना देते हैं, उसे युग्मनज कहते हैं। और मानव में निषेचन महिला के शरीर के अंदर होता है, यानी मादा के शरीर के अंदर होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं बच्चों। यानी जब निषेचन की क्रिया में क्या होगा, नर से शुक्राणु आएगा, मादा से अंडाणु आएगा, और ये सारी क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं और एक केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है निषेचित अंडे का निर्माण होता है और ये युग्मनज कहलाता है बच्चों। और मानव में निषेचन की क्रिया जो है महिला या मादा के शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। और जो किसी जीव के शरीर के बाहर होता है उसे बाहरी निषेचन या बाह्य निषेचन कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या है, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है, इनमें से कौन सा है। तो इसमें देखिए आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है, स्त्री के शरीर के अंदर होता है, स्त्री के शरीर के बाहर होता है, पुरुष के शरीर के अंदर, पुरुष के शरीर के बाहर। तो इनमें बाकी सब गलत है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी। पहले वाला जो है सही है। जो आंतरिक निषेचन अभी हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा है, महिला के या मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन।
ठीक है, तो इसमें 1 नंबर सही आ जाएगा। स्त्री के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन या मादा के शरीर के अंदर होता है। दूसरा है बी पार्ट, एक टैडपोल एक वयस्क मेंढक में किस प्रक्रिया से विकसित होता है। एक टैडपोल एक वयस्क मेंढक से कैसे, यानी टैडपोल से एक वयस्क मेंढक बनने की जो प्रक्रिया होती है तो उसे बोलते हैं बच्चों कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। यानी उसकी काया में अंतर आता रहता है, उसकी काया में बदलाव आता रहता है, वो धीरे धीरे अंडे से टैडपोल से वयस्क मेंढक बनता है, जिसे हम कायांतरण कहते हैं बच्चों। फिर आगे है आपके पास सी पार्ट है, इसमें देख लेते हैं सी पार्ट। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है। यानी युग्मनज जो बनता है, नर और मादा शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, तो उसमें कितनी कोशिका होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं, तो उसमें एक केंद्रक होता है बच्चों, एक केंद्रक। तो ये तीनों के आंसर आपके पास है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑप्शन टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सत्य और असत्य बताने हैं आपने, सही कथन बताने हैं इनमें से। तो जो कै भाग है आपके पास, अंड प्रजक जो होते हैं जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये गलत है बच्चों। अंड प्रजक का मतलब जैसे अंडा, क्या होता है? अंडा होता है जो, तो ये अंडे देते हैं बच्चों। जैसे मुर्गी होती है ना, तो वो अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। तो ये गलत है बच्चों। ये कह रहा है कि ये जंतुओं को देते हैं, यानी मुर्गी का बच्चा थोड़ी देती है, वो अंडे देती है। तो पहला गलत है। दूसरा है, प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिका का होता है। यानी प्रत्येक शुक्राणु में एकल कोशिका होती है, ये सही है बच्चों, सत्य है। फिर है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सही है ये, क्योंकि मेंढक जो है, मेंढक के शरीर के बाहर निषेचन होता है। जो मेंढक होते हैं ना, तो वो बाहर पानी में अंडे दे देते हैं, तो मादा और नर मादा जो भी है, तो फिर उनका निषेचन बाहर ही होता है, शरीर से बाहर होता है। फिर है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ करती है युग्मनज कहलाती है। तो ये आपका वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ करती है युग्मनज कहलाती है। तो ये सही है बच्चों। युग्मनज ही भ्रूण में विकसित होता है और ये एक कोशिका का होता है, एकल कोशिका होती है इसमें। फिर उसके बाद है, निषेचन के बाद दिया गया अंडा एक ही कोशिका से बना होता है। तो निषेचन के बाद जो अंडा बनता है वो एक कोशिका का होता है, तो ये सही है। निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है वो एक कोशिका का होता है बच्चों। फिर है, अमीबा जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो ये गलत है बच्चों। अमीबा जो होता है वो मुकुलन द्वारा नहीं, खंडन विधि द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, तो ये गलत है। फिर उसके बाद 6 भाग है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है। तो अलैंगिक जनन में निषेचन जरूरी नहीं होता बच्चों, ये गलत है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, लैंगिक जनन में होता है केवल निषेचन। फिर जय भाग है, विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये सही है बच्चों। अलैंगिक जनन में विखंडन भी एक विधि है, जिसके द्वारा एक जीव 2 नए जीवों में टूट जाता है। फिर है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये भी सही है बच्चों, सत्य है। फिर है, एक भ्रूण एक कोशिका से बना होता है। एक भ्रूण जो होता है एकल कोशिका से नहीं होता, ये बहुकोशिया हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना, युग्मनज जो होता है शुरू में अंडा एक कोशिका का होता है, लेकिन फिर वो 2 कोशिकाएं, 3, 4, 5 ऐसे धीरे धीरे अरबों खरबों कोशिकाओं का हमारा शरीर फिर बाद में बनता है। तो भ्रूण में एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं बच्चों, तो ये गलत है। तो ये सही और गलत थे, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास ये आंसर भी हैं, ये आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आपके पास 5वां प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं क्या क्या हैं। तो युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज एक कोशिका होता है, इसमें केवल एक कोशिका होती है। लेकिन जो गर्भ होता है वो, या भ्रूण होता है, जो एक से अधिक कोशिकाओं का होता है, अनेक कोशिकाएं उसमें होती हैं बच्चों। फिर है, एक नर युग्मक शुक्राणु
और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से जो है युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। लेकिन युग्मनज के बार बार विभाजन से भ्रूण बनता है बच्चों, गर्भ बनता है। यानी युग्मनज से अगली स्टेज जो होती है उस युग्मनज के बाद ही गर्भ या भ्रूण बनता है बच्चों, और फिर उसी से धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, सभी अंग आते हैं। ठीक है, तो ये युग्मनज एक कोशीय है और गर्भ दो से ज़्यादा, यानी दो द्विकोशीय थी या बहुकोशीय बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। छठा प्रश्न है आपके पास, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। तो इसमें है प्रजनन का वह तरीका जिसमें केवल एक ही माता या पिता दोनों में से कोई एक ही शामिल होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में लिंग कोशिकाओं का उत्पादन नहीं होता, यानी युग्मक का निर्माण नहीं होता इसमें अलैंगिक जनन में। और युग्मनज या संतति के प्रजनन के लिए युग्मकों का कोई संलयन नहीं होता। अलैंगिक प्रजनन अमीबा में, हाइड्रा में, खमीर, तारा मछली, स्पंज आदि में होता है अलैंगिक जनन। तो ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक से ही काम चल जाता है, इसमें युग्मनज नहीं बनता। ये हाइड्रा में, अमीबा में होता है अलैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, फिर अलैंगिक जनन की दो मुख्य विधियां ये हैं, ये पढ़ लेते हैं। द्विखंडन विधि है। तो द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका अमीबा की तरह दो समान कोशिकाओं में टूट जाता है। उनके शरीर के विभाजन द्वारा दो में विभाजित होता है और उनमें से प्रत्येक को एक केंद्रक मिलता है, और अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग जीव आ जाएगा यहाँ पे में विकसित हो जाता है। और नीचे दिए गए चित्र के अनुसार अमीबा जो है द्विखंडन विधि द्वारा इसका होता है। द्विखंडन विधि का चित्र आपको दिखा देंगे बच्चों। इसमें अमीबा क्या होता है, एक कोशिका से, तो ये देखिए इसमें अमीबा में द्विखंडन विधि से जनन होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास एक अमीबा होता है, ये अमीबा का चित्र है बच्चों। इसमें एक केंद्रक होता है, फिर ये धीरे धीरे दूसरी स्टेज में आ जाता है। यहाँ पे देखिए इसका केंद्रक जो है लंबा हो गया, और फिर ये धीरे धीरे जो है ये दो केंद्रक में टूट जाता है, और ये एक अमीबा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। इसे द्विखंडन कहेंगे। यानी एक अमीबा से जब दो अमीबा बन जाते हैं तो उसे द्विखंडन विधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए आगे आपके पास है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि क्या होती है, मुकुलन विधि में जीव एक उभार विकसित करता है जिसे कली कहते हैं, जो आगे चलकर एक वयस्क जीव के रूप में विकसित होता है। एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए स्वयं को मूल शरीर से अलग कर लेता है। इस प्रकार जनन जो है हाइड्रा में होता है, और ये आपको चित्र में दिखाया जाएगा। मुकुलन विधि अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन विधि। तो इसका चित्र देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, मुकुलन विधि में ये है हमारे पास हाइड्रा का चित्र। ठीक है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में देखिए ये एक उभार आता है, और ये उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होके ना ये दूसरा मुकुल बोलते हैं इसे, दूसरे नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है और ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुकुलन द्वारा एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। इसे मुकुलन विधि कहते हैं, जो हाइड्रा में होता है बच्चों। कौन से में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण होता है। तो वो गर्भाशय में रोपित होता है बच्चों। भ्रूण कहाँ पे रोपित होता है, गर्भाशय में। फिर है कायांतरण क्या होता है, उदाहरण दीजिए। कायांतरण 8वां प्रश्न है, एक अकशेरुकीय या उभयचर के जीवन चक्र के दौरान एक जीव, जानवर की जगह आप जीव लिखोगे बच्चों, एक जीव के शरीर में अचानक और परिवर्तन से जुड़े लार्वा से एक वयस्क में परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। जैसे मेंढक और तितली, यानी जब जीव जंतु जो होते हैं, सिंपल भाषा है, जब जीव जंतु लार्वा से वयस्क जीव बन जाता है उसे हम कायांतरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी काया में अंतर होता रहता है, बदलाव होता है। तो कायांतरण हम एक चित्र के द्वारा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कायांतरण का चित्र देखिए आप लोग।
देखिए इसमें सबसे पहले मेंढक जो होता है यहाँ पे अंडे छोड़ता है वो पानी में, तो अंडे आपस में मिल जाते हैं, मादा भी अंडे छोड़ती है और नर भी, ठीक है। बाह्य निषेचन होता है, ये दोनों मिलके फिर ये हमारे पास ये टैडपोल बन जाता है। क्या बन जाता है अंडे से? टैडपोल। तो टैडपोल से धीरे धीरे उसकी काया में अंतर आता है, उसमें धीरे धीरे ये मेंढक का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार देखिए आप यहाँ पे इसका की काया इसका शरीर किस आकार का है और यहाँ पे फिर ये कैसा हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया, तो इसे हम कायांतरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कायांतरण। यानी जब कोई जीव धीरे धीरे अपनी काया में अंतर करता है, धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है, जब वो लार्वा से वयस्क मेंढक बनता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, जिसे हम कायांतरण कहते हैं। तो इस तरह से कायांतरण होता है। तो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, कायांतरण किसे कहते हैं, और आपने चित्र भी बनाना है जो अभी आपको दिखाया गया था। फिर उसके बाद का प्रश्न है 9वां, आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर बताना है आपने। आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, उसमें अंतर। तो आंतरिक निषेचन में देख लेते हैं पहले। आंतरिक होता है नर युग्मक और शुक्राणु मादा युग्मक या अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। यानी ये मुख्य बात है, शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन। तो ये होता है मनुष्य में, पक्षी में और स्तनधारी जो जितने भी जीव जंतु है जो जीवों को जन्म देते हैं उन सब में आंतरिक निषेचन जरूर होता है। मादा जो होती है या तो निषेचित अंडे देती है या पूर्ण विकसित युवा देती है। यानी जितने भी जीव जंतु जो है अंडे देते हैं या तो वो अंडे देगी या फिर पूर्ण विकसित जीव देती है। फिर है संतानों के जीवित रहने के लिए संभावना अधिक रहती है। यानी इस तरह के आंतरिक निषेचन से जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं उनके जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों। फिर है बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन माता शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक, मछली, इनमें बाह्य निषेचन होता है क्योंकि बाहर ये पानी में अंडे छोड़ देते हैं, वहीं पे निषेचन होता है। मादा अनिषेचित अंडे देती है बच्चों, और संतान जो इससे जीवित रहते हैं ना तो उसमें बहुत कम ही संतानें जीवित रह पाती हैं, बहुत सारे अंडे जो होते हैं वो बेकार चले जाते हैं। तो इस तरह से आंतरिक और बाह्य निषेचन था ये क्वेश्चन, आपने ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है बच्चों। तो ये आपके पास 10वें प्रश्न में आपने जो वो करना है, क्या करना है, इसमें आपकी पहेली है, ये आप खुद कर लेना। जब आप बुक में देखोगे ना तो वहाँ पे आपको पहेली मिलेगी, तो वो आपने कर लेनी है बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।